वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। ठीक है, जो आपको बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए और सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए लगभग हर जगह काम में आना है। और यदि मान लीजिए आप इससे हटकर हैं, मतलब आप इस तरह का ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो भी आपने इनकम टैक्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ठीक है, चलिए तो पहले आपको जो है थोड़ा सा बहुत बेसिक बातें समझाते हैं, फिर उसके बाद हम सम्स भी करेंगे जो बीकॉम बीबीए में ज़रूरत पड़ती है आपको। और पहले बेसिक देख लें, फिर आपको और भी बातें कुछ बताएंगे। चलो देखिए, सबसे पहले तो दो तीन शब्द हैं, पहले आप उन तीन शब्दों पर ध्यान रखें। फर्स्ट वन इज टैक्स। ठीक है, पहला शब्द है आपका टैक्स। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन। ठीक है, ये कर है, ये कराधान या करारोपण है। और थर्ड वन इज रेट्स। ठीक है, तो टैक्स, रेट्स और टैक्सेशन या टैक्स, टैक्सेशन और रेट्स, इसकी मीनिंग आप समझें। तो टैक्स मतलब क्या होता है? तो टैक्स मीन्स टू से सम ऑफ मनी लेविड ऑन पर्सन और प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऐसी राशि जो कि किसी व्यक्ति पर या राज्य का मतलब यहाँ पर एमपी, यूपी, सीजी, छत्तीसगढ़, राजस्थान से नहीं है। राज्य का, स्टेट का मतलब यहाँ पे द एंटायर कंट्री, पूरे देश से। ठीक है, तो जो कि व्यक्ति पर या संपत्तियों पर जो है चार्ज किया जाता है, लगाया जाता है, स्टेट के या राष्ट्र के, आप ऐसा समझिए, राष्ट्र के बेनिफिट्स के लिए, राष्ट्र के लाभ के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये टैक्स हो गया आपका। फिर टैक्स के बाद में टैक्सेशन मतलब क्या? द एक्ट ऑफ टैक्सिंग, टैक्स लगाने की प्रक्रिया, टैक्स लगाने की कार्यवाही या जो प्रोसीजर है, जैसे आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को हम टैक्सेशन, द एक्ट ऑफ टैक्सिंग। ठीक है, टैक्स लगाने की प्रक्रिया टैक्सेशन है। टैक्स की मीनिंग आपने समझी। ये रेट्स है। ये रेट्स की मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ, जो आप जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में या आइटम लिखते हैं, ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ये रेट्स की मीनिंग क्या है? इसको हिंदी में दर बोलते हैं। ये कर है, ये कराधान या करारोपण है, ये दर है। अब ये दर क्या है? तो दर का मतलब ये कि एट द रेट ऑफ से तो मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। जब लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या? जैसे विकास प्राधिकरण, जैसे मान लीजिए आप भोपाल में है तो बीडीए, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, इंदौर में है तो आईडीए, जबलपुर में है तो जेडीए, या फिर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। ठीक है, जब ये टैक्स लगाती हैं लोकल अथॉरिटीज़ यानी स्थानीय सत्ताएं, तो जब लोकल अथॉरिटीज़ टैक्स लगाते हैं तो वो टैक्स नहीं बल्कि रेट्स कहलाता है। हर सुन में ये बात अलग है कि लोकल अथॉरिटीज़ भी जो है वो टैक्स शब्द का प्रयोग करती हैं, उन्हें भी रेट्स समझ में नहीं आएगा, जबकि प्रॉपर वर्ड, उनकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या उनके लिए रेट्स है। सो व्हाइल द tax amount is to be charged by the local authorities, that is to be stated as rates। ठीक है, जब स्थानीय सत्ताओं के द्वारा किसी प्रकार का कर लगाया जाता है तो वह कर दर कहलाता है, जिसे हम रेट्स भी इंग्लिश में कहते हैं। अरे समझ में आता? अच्छा, अब यहाँ पर टैक्स जो है जनरली दो तरह से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब ये प्रत्यक्ष कर क्या है? जो टैक्स देता है उसे कहते हैं टैक्स पेयर या असेसी, करदाता। ठीक है, कर के भुगतान करने वाले को टैक्स पेयर कहते हैं या असेसी कहते हैं, यानी करदाता कहते हैं। टैक्सर नहीं कहते हैं। टैक्सर का मतलब तो कष्ट देने वाला होता है। तो टैक्स मतलब क्या है? टैक्स पेयर या असेसी, ये असेसी वर्ड ये ज़्यादा यूज होता है, करदाता।
जब करदाता अपने कर का भुगतान संबंधित रिलेवेंट अथॉरिटीज यानी संबंधित प्राधिकरण को, या आप सिंपल लैंग्वेज में का डिपार्टमेंट को स्वयं जाकर भुगतान करता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, जब कर का भुगतान करदाता के द्वारा विभाग को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जाकर भुगतान किया जाता है तो ऐसे कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं या डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब आप कहेंगे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। अब आप कहेंगे कि साहब इनकम टैक्स जो है वो तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो जाके हम पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, या हमने अपने शहर में जो इनकम टैक्स की बिल्डिंग है उस तक को तो देखा नहीं है तो पेमेंट कहाँ करेंगे। नगर निगम तो लोग सभी देखते हैं, प्राधिकरण को भी जेडीए बीडीए आईडीए सब देख लेते हैं। इनकम टैक्स थोड़ा सा बहुत बड़े शहरों में ही होता है, हर शहर में नहीं होगा इनकम टैक्स का जो बड़ा ऑफिस है वो, है ना। तो और लेकिन एसएससी जाकर पेमेंट तो कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन इनकम टैक्स के नाम से थोड़ा सा एक परसेप्शन कह लीजिए कि इस तरह से कि लोगों में भय व्याप्त रहता है। इनकम टैक्स का नाम सुनते उन्हें लगता है कि जैसे उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, इसलिए करदाता स्वयं नहीं जाता बल्कि वो अपने टैक्स कंसल्टेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से रिटर्न फाइल करता है इनकम टैक्स की, जबकि चाहे तो वह स्वयं भी जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इनकम टैक्स है वो क्या है, आपका डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जैसे सेल्स टैक्स जिसे आजकल हम जीएसटी बोलते हैं। भाई देखिए, जैसे मार्केट में आप गए और मान लीजिए आपने 50 रुपये 100 रुपये की जो है कुछ आइटम परचेज की, ठीक है, मान लीजिए आपने 50 रुपये का टूथपेस्ट परचेज किया, ठीक, या कोई भी आइटम जिस पर जीएसटी लगती है, ठीक। अब मान लीजिए उस 50 रुपये के टूथपेस्ट पे सपोज 2 रुपये जो वो जीएसटी लग रही है, या 50 रुपये की किसी नॉन एग्जेम्प्टेड आइटम पे 2 रुपये जीएसटी सेल टैक्स लग रहा है, तो क्या ऐसा होगा कि आप 48 रुपये दुकान वाले को देकर 2 रुपये देने के लिए जीएसटी के डिपार्टमेंट जाओ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। तो आपने उस दुकान वाले को 50 रुपये दे दिया, वो पेमेंट करता रहेगा, तो असेसी यानी करदाता तो आप ही कंज्यूमर या कस्टमर, फाइनल कस्टमर यानी कंज्यूमर ही है, लेकिन पेमेंट तो किया जा रहा है लेकिन डिपार्टमेंट में जाके नहीं, बल्कि आप रिटेलर को पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने टैक्स का कर का भुगतान तो किया लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आपने उसको दिया, वो आगे जाके देगा। इनकम टैक्स में क्या कि आप जाके सीधे जाके ऑफिस में जाके दे सकते थे, लेकिन भय व्याप्त होने के कारण आप उसको नहीं जाते हो, बल्कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से पेमेंट करते हो। ठीक है, अच्छा, अब तो ये बात समझ में आ गई कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, रेट्स क्या है, टैक्सेशन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश में इनकम टैक्स आया कैसे, ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों ज़रूरत पड़ गई। भाई उसके पहले तो जब देश आज़ाद नहीं था और पहले के समय में तरह तरह के कर लगाए जा रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स की जो शुरुआत हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि आपने सुना होगा 1857 में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये तो ज़रूर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा। तो उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सारी असेट्स को, संपत्तियों को जो है नष्ट किया गया, क्योंकि फ्रीडम फाइट हो रही थी, है ना। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिमाग ख़राब हुआ, उनको लगा कि नहीं यार, अब तो ये किसी प्रकार का टैक्स लगानी पड़ेगा, इसको एक प्रकार से रिकवर करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अब ये नहीं हुआ कि 1857 में और 6 महीने के बाद में टैक्स लगा दिया, बाकायदा जो रहते हैं एक कमेटी बनी कि किस तरह से टैक्स, जैसे ड्राफ्टिंग कहते हैं ना, किसी भी बिल की ड्राफ्टिंग होती है, उसी तरह से जो एक्ट आ रहा है तो उसका ड्राफ्ट बनाया गया, उसको सब कंप्लीशन करने में लगभग 3 से 4 साल लग गए। और 1861 में, ठीक है, या 1860-1861 की बात है, तब आए मिस्टर एक, जिन्होंने यदि देखा जाए तो इनकम टैक्स भारत में ये ही व्यक्ति लेकर आए थे, और उनका नाम था मिस्टर जेम्स विल्सन।
क्या नाम था, मिस्टर जेम्स विल्सन। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं मिस्टर जेम्स विल्सन। ये यदि आप नेट पर सर्च करें तो ये आपको मिल जाएंगे मिस्टर जेम्स विल्सन। तो यही है मिस्टर जेम्स विल्सन जो इंडिया में, भारत में, हमारे देश में इनकम टैक्स को लेकर आए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, यही है मिस्टर जेम्स विल्सन जो इंडिया में इनकम टैक्स को लेकर आए। ही इज़ द पर्सन हु ब्रॉट इनकम टैक्स इन इंडिया। ठीक है, चल अब यहाँ पर ये व्यक्ति, इन्होंने जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया कि साहब जो है किस तरह से ये एक्ट होगा और किस तरह से इंडियंस पे ये टैक्स लगेगा। फिर कई साल, 10 साल इसमें अमेंडमेंट होते रहे और होने के बाद लगभग 100 साल के बाद, है ना, मेन रीज़न ये है कि जब ये इसको 100वां वर्ष हुआ तो 1961 में जो है ये एक्ट बना, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, भारतीय आयकर अधिनियम 1961। अब आप कहेंगे कि भाई देश आज़ाद हुआ 47 में, 47 में, 1950 में संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तब 1-2 साल में बना देते, चल रहा था, वर्क चल रहा था। लेकिन जब जैसे वो कहते हैं ना 100वां वर्ष मनाया गया इसका, तो 100वें वर्ष में जो है 1961 में ये एक एक्ट बना और 1 अप्रैल 1962 ये डेट है इसकी, तब से ये एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, ये आप पहले समझेंगे इसको कि इनकम टैक्स में जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है वो कहला रहा है टैक्स पेयर या फिर असेसी यानी करदाता। अब इनकम टैक्स जो है वो किस प्रकार से चार्जेबल होगा, देखिए जैसे मान लीजिए अभी आपका ईयर चल रहा है 2023, तो 2023 से 24 यानी 2023-24 में किस इनकम पे टैक्स लगेगा, 2022-23। ठीक है, अब आप कहेंगे कि साहब ये 2 वर्ष एक साथ क्यों ले रहे हैं, जबकि वर्ष तो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ओवर हो जाता है। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो शुरुआत होती है उसकी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। इसलिए जो है 2 वर्ष जो है कॉम्बो पैक में आते हैं। तो 22-23 की इनकम यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की इनकम पर, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं पहले भैया अच्छे से कमा लो। हालांकि कुछ इसके एग्जाम्पशंस हैं, अपवाद हैं, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन यदि देखा जाए ओवरऑल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है एक बार अच्छे से आप कमा लो साल भर बैठ के, उसके बाद आप टैक्स देना। ठीक है, एग्जाम्पशंस है, एग्जाम्पशन एक्सेप्शंस कह सकते हैं इसको, अपवाद कह सकते हैं, एग्जाम्पशंस तो कर मुक्ति हो जाएगी। तो इसके एक्सेप्शंस अपवाद हैं जिसमें आप देखेंगे कि नहीं कुछ लोगों को उसी वर्ष में टैक्स लग जाता है। तो अब यहाँ पर 22-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की इनकम पर टैक्स कब लगेगा, 23-24 में। तो 22-23 क्या कहलाएगा आपका फिनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर भी कह देते हैं उसको, वित्तीय वर्ष या फिर गत वर्ष। और 23-24 क्या कहलाएगा, तो जो 23-24 है वो आपका असेसमेंट ईयर या कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे बताते चलेंगे। और फिर सबसे पहले अच्छा हेड्स जो आते हैं इसमें इनकम टैक्स के बेसिकली 5 हेड्स हैं आपके। इनकम फ्रॉम सैलरीज है, वेतन से आए हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। फिर बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज। इस तरह से 5 हेड इन 5 शीर्षकों में आपकी आय आएगी। और जनरली जो है हम किस बुक्स के जो ग्रेजुएशन लेवल पे ज़्यादा तौर पे बुक चलती है वो श्रीपाल सकलेचा सर की बुक की। ठीक है, श्रीपाल सकलेचा सर की बुक के हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी, कुछ खास बात है तो उसमें भी जनरली बुक आपके पास होगी तो आप तो देख ही लेंगे एग्जाम्पल्स को, इलस्ट्रेशंस को, लेकिन एक्सरसाइज हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए में इस बुक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, श्रीपाल सकलेचा सर की। चलिए तो कल से आपको जो नेक्स्ट क्लास में आपको
और भी बेसिक बातें बताएंगे, रेसिडेंशियल टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, फिर करदाता किस तरह से साधारण असाधारण आनेवासी होता है वो बताएंगे। उसके न्यूमेरिकल्स हम शुरू कर देंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक, थैंक यू।